नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। और जी हाँ दोस्तों, तो आज इस वीडियो में करने वाले हैं बेहतरीन क्वेश्चंस यानी ट्रेंडिंग क्वेश्चंस, एग्जाम ट्रेंडिंग। क्या बोले तो एग्जाम ट्रेंडिंग। तो एक जगह कंसंट्रेशन से बैठ जाएगा और क्वेश्चंस को उड़ाना स्टार्ट करिएगा। जी हाँ, उड़ा दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन बात करते हैं, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक चलेंगे और वो पैटर्न होगा सिंपल पेडागोजी नहीं, यहां पर हार्ड पेडागोजी नहीं, हर क्वेश्चन यहां पर रखा है मॉडरेट। क्लियर? पहला देखिएगा, अपना स्तर चेक करना है। पहला क्वेश्चन है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। भाई शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, तो भाई शिक्षक का बर्ताव एक बालक के लिए, एक बालिका के लिए कैसा होना चाहिए कक्षा में। तो आप अपने ऊपर अगर क्वेश्चन ये करेंगे तो बिल्कुल सही जाएंगे। क्या जो है प्रशासनात्मक होना चाहिए? नहीं सर, ये नेगेटिव आंसर होता है। मतलब शिक्षक की ही चलेगी सर इसमें। शिक्षा पर क्या वो शिक्षा ही देगा केवल उसको? बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन इससे भी बेस्ट आंसर होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आदर्शवादी में सब कुछ आ जाएगा, शिक्षा देगा, साथ में बच्चे के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार रखेगा। तो भैया सब्सक्राइब इस बेस पर करना कि भाई सिलेक्शन लेना है इस बार। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है? तो मेरे वर्ड पर जहां पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहां पर एक वर्ड है संज्ञानात्मक विकास। तो बच्चे यहां पर मारेंगे सर खेल का मैदान। मैंने ये क्वेश्चन बहुत पहले कराया था, लेकिन हमने फिर आज क्वेश्चन ये लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में गलत होता है। इसका राइट आंसर विद्यालय एवं कक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बच्चों ने ध्यान से नहीं क्वेश्चन को पढ़ा है। संज्ञानात्मक विकास बोले तो मेंटल स्तर पर बात कर रहा है सर, तो मेंटल स्तर की बात करेगा तो वो विद्यालय से जुड़ा होगा। ये सी टेट में जाने कितनी बार रिपीटेड है, एमपी टेट, रीट में भी एक बार आया है, यहां तक पंजाब, हरियाणा और बिहार वाले और हिमाचल प्रदेश का जो टेट होता है वहां पर भी आया। सीजी टेट में आने की संभावना है, यूपी टेट में एक बार आया है। तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है ना? तो मेंटल स्तर को कौन दर्शाता है मेरे भाई? ये दर्शाता है आपका कक्षा का वातावरण, विद्यालय का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक, एक टीचर है आप या शिक्षिका हैं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? हमेशा पेडागोजी करते समय अपने ऊपर क्वेश्चन किया करो, मैं क्या हूं और मेरे हिसाब से क्या आंसर सही होगा, मतलब मैं शिक्षक हूं ऐसे समझ के, ठीक है ना? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना बिल्कुल बात सही है। कक्षा में समय अनुवृत्ति होना बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल देखो, पेडागोजी में 2 से आंसर ज्यादा सही होंगे, लेकिन हमें वो आंसर लगाना होता है जो सबसे बेस्ट होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना ही आप सबसे बेस्ट तरीके से महत्वपूर्ण आपके लिए जाता है, क्योंकि आप नियुक्त हुए हो शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा देने के लिए। लेकिन बच्चों को शिक्षा देने का मतलब यह नहीं है कि उनको प्रशासनात्मक तरीके से दें, उनको आदर्शवादी मित्रपूर्ण तरीके से दें और कठिनाइयों को दूर करने के लिए यहां पर ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बेहतरीन, सभी ने आंसर दिया। एक बार शेयर कर देंगे, जम के शेयर करेंगे। जी हां, एक बार जम के शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा है और क्वेश्चन नंबर 4 को मैं थोड़ा सा स्क्रीन छोटा कर दूं, क्या चलेगा? क्या चलेगा ना? तो बिल्कुल, अगर चलेगा नहीं तो दौड़ेगा, तो फिर भैया चलते हैं, कर दीजिए, उड़ा दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 को। हर बहन हर भाई क्वेश्चन नंबर 4 को उड़ा दीजिएगा एक बार फटाफट जल्दी से। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। क्या भाई कार, बंगला, गाड़ी होनी चाहिए? नहीं ना। उसका अर्थ क्या है? उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। क्या ऐसा होता है कि एक शिक्षक के पास, मतलब जब शिक्षा ही देना ना पड़े, तो भाई वो शिक्षक किस बात का? गलत आंसर। उनका अधिकारियों से उच्च स्तर पर, क्या वो प्रधानमंत्री के जो है स्तर पर बैठने की बात कर रहा है? मतलब प्रधानमंत्री से रोज मिल रहा हो या बड़े अधिकारियों से मिल रहा हो, लेकिन बच्चों से ना मिल रहा हो। तो जब बच्चों ही से नहीं मिलेगा तो वो शिक्षक किस बात का? उनको अपने विद्यार्थियों की समस्या को हल करने का पर्याप्त ज्ञान हो। बिल्कुल बात सही है। यानी चौथा और कह रहा है विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। कि आप बच्चों के बीच में आप जो है प्रसिद्ध होना चाहते हैं, वो चलेगा, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। जब बच्चे की समस्या नहीं आप सॉल्व कर सकते हो, तो कोई भी शिक्षक का बनने का दायित्व भी आपके पास नहीं है।
उठा दीजिए पांचवा क्वेश्चन जल्दी से फटाफट कि विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित, मोटिवेशन की बात कर रहा है, मोटिवेट की बात कर रहा है सर। चुने गए अध्ययन द्वारा बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर इसको जो है वीडियो को बताना, इसको एक बार और बता देना। भाई बात अगर आपकी आई है तो राइट आंसर सस्वर अधिगम द्वारा ही जाएगा, क्योंकि मैंने ये वीडियो में 3 बार क्वेश्चन अपने वीडियो में लिया है अभी तक, लेकिन फिर भी मैंने जब कमेंट रात के 2 बजे चेक करता हूं तो फिर भी आपके गलत आंसर जाते हैं। तो आप क्या कहते हो, नहीं सर चुने हुए अधिगम में जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, सस्वर अधिगम, स्वर सहित अधिगम। अधिगम मींस पढ़ाना और उसके द्वारा अभिप्रेरित करा जाता है विद्यालय में विद्यार्थियों को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। बहुत एग्जाम में ट्रेंड करता है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। कह रहा है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा, एजुकेशन का एम क्या है? जी हां, एजुकेशन का एम क्या है? उड़ा दीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विद्यार्थियों में व्यवसायिक कुशलता का विकास करना। शिक्षा के लिए व्यवसाय बहुत जरूरी हो सकता है। विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना सकारात्मक हो सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, यह परीक्षा के लिए तैयार करना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हां यह भी सकारात्मक जाता है। लेकिन क्या ये आंसर तीनों हो जाएंगे? नहीं ना। व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना कि वो अपने व्यवहार में, अपने डेली लाइफ में वो शिक्षा का, एजुकेशन का कैसे प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अभी तक तो सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। बने रहिए, एकदम से तोड़ दीजिए, एक जगह बैठ जाइए शांति से और क्वेश्चंस को उड़ाना शुरू करिएगा 1 से लेकर 30 तक। दूसरे व्यक्ति के वाह व्यवहार की नकल, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरे व्यक्ति के वाह व्यवहार की नकल करना क्या है? एक बच्चा अपने मां की नकल करता है, कि बच्चा क्या करता है कि मां की नकल करता है, पिता की नकल करता है, तो मैं कहता हूं उसको सिंपल भाषा में अनुकरण कहा जाता है। दूसरे व्यक्ति का, अगर कोई भी व्यक्ति का मतलब बच्चा ही नहीं, कोई व्यक्ति भी हो वो भी नकल करता है तो भाई अनुकरण ही कहलाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चिंतन कल्पना तब होती है जब हम किसी बारे में, किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, तब हम उस समस्या का जब निराकरण कर लेते हैं तो हम चीजों को सीख जाते हैं। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे, अनुकरण हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, नाइस गाइस, नाइस गाइस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बड़ा है क्वेश्चन, सही तरीके से समझिएगा, उठाइएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक वृद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? भाषिक वृद्धि, भाषिक वृद्धि, लैंग्वेज की बात कर रहा है सर, लैंग्वेज मेंटल स्तर की बात कर रहा है। शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता है अगर उस भाषिक बुद्धि में, बिल्कुल बात सही है। तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं, बिल्कुल गलत बात, दीर्घ श्रृंखलाओं की बात कर रहा है। तुरंत ऐसे ऑप्शन को काट दो। दीर्घ श्रृंखला, उच्च स्तर है ना, निम्न स्तर और रटने की प्रवृत्ति, ये सब काटो। स्वर, राग और सुर के प्रति ऐसा तो कुछ है नहीं ना, ये भी आपको काट देना है। ध्यान देने और दूसरे अंतर कर सकने की योग्यता, यहां पर ध्यान देने, बिल्कुल गलत बात, अंतर नहीं करना है, डिफरेंस नहीं करना है। देखो भाषिक बुद्धि में भाषा का विविध प्रयोग करना है आपको मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं तो बच्चे यहां पर स्वर राग भी लगा रहे हैं कुछ ऑप्शंस में, लेकिन आंसर आपका ऑप्शन नंबर रियलिटी में क्या जाएगा? फर्स्ट जाएगा। आपको प्रयोगों को संवेदनशील रूप से देखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर भी अगर गलतियां हुई हैं तो त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं, मैं बार बार बोलता हूं। लेकिन एक बात सच है कि अगर आज गलती हो रही ना, एग्जाम में गलती नहीं होगी, आप एग्जाम में क्वेश्चन को तोड़ दोगे, ये कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 9 उड़ा दीजिएगा फटाफट। बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? बालकों को सीखने में प्रेरणा की बात करी ना, प्रेरणा से भी मैंने क्वेश्चन लिया, मैंने लास्ट में 2 मैंने कथन लिए हैं, उनको मैं ट्रिक सहित आपको बताऊंगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जितने भी वीडियो में मैं 2-3 कथन ले लेता हूं, उनको ट्रिक से खत्म कर देता हूं, तो कहां से क्वेश्चन फंसेगा, क्वेश्चन उड़ा दोगे आप, कंफर्म है। उपयोगी माना जाता है बालक की व्यक्तित्व का आदर, मतलब व्यक्तिकता का आदर, जो आपकी विभिन्नताएं हैं, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना,
या फिर ऑल एबव? बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो भाई सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस जगह पर आपको पुरस्कार और दंड लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? ये क्वेश्चन था आपका टेट एग्जाम का, हिमाचल टेट का एग्जाम का क्वेश्चन लिया है। क्यों? अब सुनो, देखो हमसे जब हमें क्वेश्चन पे भी एनालिसिस करना होता है कि भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या थोड़ा बहुत आंसर सही होने की संभावना है। देखिए बालक के व्यक्तित्व का आदर करना पड़ेगा, तो बिल्कुल सही है। देखिए प्रशंसा एवं भर्त्सना अगर हम करेंगे, प्रशंसा भी करेंगे यहां पर और चीजों को भाई उसको मोटिवेट भी तो हमें करना है, क्योंकि बात कर रहा था सर प्रेरणा की। अगर समय समय की बात आए तो बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है तो प्रेरणा भी देना पड़ेगा। तो प्रेरणा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? छोटे मोटे उसको पुरस्कार भी दे देने हैं। लेकिन हमेशा पुरस्कार एक निगेटिव आंसर जाता है, दंड भी निगेटिव आंसर जाता है। बच्चे को सीखने में प्रेरणा के लिए यहां पर आपको पुरस्कार एवं दंड लेना पड़ेगा। यानी अगर 100% की बात करें तो 1% ये यहां पर सही भी जाएगा। तो इसलिए जब ये तीनों सही जाएंगे तो हमें उपयुक्त सभी लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी पकड़ना है कि भाई क्या 1 से 2 आंसर सही हो सकते हैं। जब 1 से 2 आंसर सही होंगे तो हमें तीसरे वाले जो आंसर दिया होगा यानी पुरस्कार और दंड वाला, तो हमें थोड़ा बहुत उसको भी सही करना पड़ेगा अपनी तरफ से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है गाइस? विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? जी हां, तो ऐसे क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 9 मैंने कराया है, ऐसे क्वेश्चन के लिए भी आपको एग्जाम में तैयार कर रहना है। नहीं तो आप हमेशा की तरह मार दो कि भाई नहीं निगेटिव है। बहुत बिट केस में आपको देखना होगा कि भाई तुरंत की हमारा क्या ऑप्शन सही हो सकता है या नहीं हो सकता। ये देखो 2 अगर सही है तो भाई तीसरा आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़ता पूर्वक व्यवहार करना, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृत। तो भाई सिंपल सी बात है, हमें नहीं करने की बात कर रहा है तो दबाव थोड़ी ना देना है हमें पहले वाले ऑप्शंस पर। हम किसी बच्चे के स्तर पर दबाव नहीं दे सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट चला जाएगा मेरे भाई। बहुत बढ़िया, सभी ने बेस्ट आंसर दिया है। हर बहन हर भाई स्टेट का जो भी किसी भी स्टेट का जुड़ा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जी हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सीखने के सही स्तर हैं? आप किसी चीज को सीखते हो तो वो सीखने का एक भाई तरीका होता है ना, हर चीज को करने का तरीका, हर चीज को सीखने का तरीका। सीखने के तरीके के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? सीखने के तरीके के लिए तथ्य जरूरी है। यानी जिस समस्या के बारे में, जिस चीज को आप सीखते हो, मैथ सीखते हो, उसका तथ्य का होना बहुत जरूरी है। यानी सीखोगे क्या, तथ्य नहीं होगा अगर। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? तथ्य के बाद आप उस चीज का सूचना यानी सूचना ग्रहण करोगे। एकदम से ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे कि हाँ ये है हम कलेक्शन करेंगे। तो राइट आंसर यहां पर तथ्य और सूचना के साथ हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 है। मतलब 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप जो है क्या बोध प्राप्त करने लगोगे या तुरंत ज्ञान प्राप्त करोगे? पहले हम सूचना इकट्ठा करेंगे, फिर हम उसको पढ़ेंगे। जब हम पढ़ लेंगे, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद हमें बोध होगा, ठीक है, तब हम उसका प्रयोग कर पाएंगे व्यवहारिक जीवन में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन गलत हुआ है काफी लोगों से, परेशान मत होना। अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता, यानी मानसिक मंदता का मतलब है बुद्धि स्तर का कम होना। बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना। मतलब क्या है? बुद्धि लब्धि का हमने आपसे कहा 70 से जो लो एवरेज वाले बच्चे हैं वो कहलाते हैं मंद बुद्धि। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, हमसे पूछा नहीं है तो ये तो सही है। मानसिक मंदता का कारण ये हो सकता है 25 से 70 के मध्य होती है, यानी 70 से कम होती है, तो इसी के बीच में आ जाएगी। तो ये आंसर नहीं होगा। धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन प्रक्रियाओं को ना कर पाना, ये भी सही है, यानी ये मानसिक मंदता की विशेषता है, हमसे पूछा नहीं है। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई होती है, यह भी मानसिक मंदता है। ऑप्शन नंबर 4, उनके अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना, ये नहीं होता है, वो बहुत मजबूत होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस, बेहतरीन बेहतरीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 उड़ा दीजिएगा फटाफट, उड़ा दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। तो भैया क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं भाई साहब। मानसिक स्वास्थ्य की शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान हो सकता है,
रुचियों की भिन्नता हो सकता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो सकता है, लेकिन अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, क्या ये और बेस्ट आंसर जाता है? यानी ये तो बहुत बेस्ट आंसर जाता है कि भाई विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का कारण, यानी अगर एक अध्यापक चाहेगा तो वही कर पाएगा, क्योंकि वो विद्यालय की बात कर रहा है। सर विद्यालय की बात करता है, क्यों कर रहा है? क्योंकि वर्ड आया है विद्यार्थी। अच्छा विद्यार्थी कब कहलाएंगे? बच्चे घर में बच्चे कहलाते हैं, विद्यालय में तो वो विद्यार्थी कहलाएंगे। तो विद्यालय की बात कर रहा है तो अध्यापक की भूमिका होगी ना, तो विद्यालयी वातावरण सबसे बेस्ट तरीका है मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 14 उड़ाइएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा बड़ा है और स्क्रीन को छोटा करे तो चलेगा ना? चलेगा नहीं, दौड़ेगा। साहब बोले कि आप कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? ऐसे अभिभावक के बालक जो जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसा बात है क्या? ऐसे अभिभावकों के जो बालकों से जो वंचित वर्ग में आते हैं, क्या ऐसा बात है? क्या ऐसा बात है कि ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, या ऐसे अभिभावक के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं? ये दोस्तों आपका कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। यानी वंचित वर्ग हमारा निगेटिव आंसर, गरीबी रेखा निगेटिव आंसर, हमारा अभिभावक जिनकी वार्षिक आय कम है, इससे भी बेस्ट आंसर। देखो इसमें भी कम है, इसमें भी कम है, लेकिन इसमें सरकार द्वारा न्यूनतम की बात करी गई है, जो निर्धारित सीमा है, अगर उससे भी कम है तो वो कमजोर वर्ग का बालक होगा या नहीं होगा? खुद से पूछो, होगा कि नहीं होगा? खुद से पूछिए। जी हां होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। बिल्कुल चलेंगे दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि कोहलर द्वारा, कोहलर लिख गया है, कोई बात नहीं, पढ़ने में आपने तो पढ़ लिया होगा। कोहलर, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अभी तक आपको पता चला था कि कोहलर साहब चिंपैंजी पर प्रयोग करते थे, सुल्तान पर, बनमानुस पर प्रयोग करते थे। बोले कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया। बोले क्या? इंग्लिश में बोले तो इनसाइट थ्योरी। जी हां, इनसाइट थ्योरी का सिद्धांत दिया, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत का प्रतिपादन। लेकिन आता किसमें है यार? कभी दिमाग लगाया ना साहब? ये आता है अधिगम का सिद्धांत है कि भाई अधिगम, क्योंकि कोहलर का सिद्धांत बच्चों को पढ़ने में भी सहायक होता है। क्वेश्चन में एग्जाम में आता है, ये पूछा गया है काफी बार आपके टेट एग्जाम में। कहता है कि ये बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बच्चों को भय को भगाने के लिए काम आएगा, यानी भय को दूर भगाने के लिए काम आएगा। तो भय को दूर भगाने के लिए कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत काम आता है, इसलिए अधिगम का सिद्धांत आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत बढ़िया। बात करेंगे 16 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? वंचित का मतलब होता है समाज से वंचित बच्चा। फिर से कह रहा हूं, समाज से वंचित बच्चा, समाज से वंचित बच्चा। उड़ाइए क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया। सीखने के लिए प्रेरणा के अभाव, क्या यह होता है? बिल्कुल होगा। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव बिल्कुल होगा। एक बच्चे के लिए बेहतरीन तो दूसरे बच्चे के लिए कम, तो मतलब अभाव है किसका? मोटिवेशन का भी अभाव है। किसी बच्चे को बेहतरीन सुविधाएं, किसी बच्चे को कम सुविधाएं। सृजनशीलता को पोषित होने का अवसर नहीं मिलता है। जब बच्चा विद्यालय में वंचित है, नहीं जाएगा, तो उसमें कितना भी टैलेंट भरा हो ना, उसको अवसर ही नहीं मिलेगा। सृजनात्मकता का कोई अवसर नहीं मिलेगा। विद्यालय में पक्षपात पूर्ण से वातावरण का सामना करना, बिल्कुल अगर हम बात करें ये भी, क्योंकि भाई वो वंचित रूप से है, ये भी रहेगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। समस्या नहीं है, क्योंकि रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, वो जिस परिवेश में रह रहा है, वो अगर अपने घर में भी रह रहा है, वो अपने वातावरण में रह रहा है, अगर वो अपने वातावरण में जी रहा है तो उसके लिए स्वस्थ परिवेश है। ये आंसर नहीं जाएगा, क्योंकि तीनों आंसर आपको लग रहे हैं पक्का गलत है, तो ये आंसर आपका कहीं ना कहीं सही हो जाएगा। यही समस्या नहीं होती है वंचित पर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17। किसने अपने जीवन काल के दौरान व्यक्तियों के नैतिक विकास के चरणों को स्पष्ट किया है? हर स्टेट का बच्चा, जी हां, हर बहन हर भाई सुन लीजिएगा ताल ठोक के। यहां पर वीडियो का सिलसिला थमता नहीं है। जी हां, बहुत बढ़िया। आप बहुत सुपर हो, आप बहुत डुपर हो। आज क्वेश्चंस को गलत करते हो तो चीजें आज सीख जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छे। तो बैठ जाओ एक जगह और उड़ाना स्टार्ट करो क्वेश्चंस को। 17 नंबर उड़ाइएगा। किसने जीवन काल के दौरान व्यक्तियों के नैतिक विकास, जब हम बात करते हैं पियाजे की, तो संज्ञानात्मक विकास दिया था। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास दिया था। इसको हम विकासीय थ्योरी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक के साथ हम
अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलबर्ग हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नैतिक सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने, नैतिक सिद्धांत कोहलबर्ग ने, सामाजिक सिद्धांत आपका दिया था वाइगोस्की ने। ठीक है जी हाँ, ये स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक, ये आपके थे, आपके कहां के, रशियन वैज्ञानिक थे। और नीचे कमेंट करना है कोहलर का निवास स्थान कहां था, क्या अमेरिका था, तो कमेंट करना। कोहलर ने अपने स्तर में बताई थी संख्या 3, और 3 स्तर की 3 स्टेज में अपने 2-2 सब स्टेज की बात करी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज और बता देते हैं, कोहलर का सिद्धांत पढ़ना हो, जो भी बहन जो भी भाई क्वेश्चन करने से पहले आज वीडियो देख रहे हो कोई बात नहीं, कल जब वीडियो देखोगे ना, याद रखना, कल जब वीडियो देखोगे तो फिर आप आज से लेकर कल तक आप सारे सिद्धांत कंप्लीट करेंगे। सिद्धांत को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या डाल देना है, मनोविज्ञान प्लेलिस्ट गुरुजी वर्ल्ड, जो भी आपका सन है, जो भी आप जिस साल ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी देख रहे हो तो अभी देख लो। आपको पियाजे का सिद्धांत पढ़ना है ना, पियाजे सिद्धांत आप सर्च कर लिया करो ऊपर यूट्यूब में, हमारे चैनल पे मत जाके, केवल पियाजे का सिद्धांत डालो, पियाजे सिद्धांत इंग्लिश में सर्च कर लो, पियाजे सिद्धांत गुरुजी वर्ल्ड ट्रिक, 10 मिनट में हर कोई भी आपको पढ़ना हो गुरुजी वर्ड आगे लगा देना, हर सिद्धांत खुल जाएगा। पियाजे, कोहलबर्ग सिद्धांत, गुरुजी वर्ड, है ना, सारी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा वायु लिख दिया है, माफी चाहेंगे, नहीं तो वायु लिख दो। कौन सा आयु वर्ग है जो बचपन श्रेणी के बाद में आता है? बचपन श्रेणी के बाद में आता है मेरे भाई। बचपन श्रेणी, बचपन का जो मतलब होता है वो कहीं ना कहीं शैशवावस्था का जो स्टार्टिंग एज होता है, मैं कह सकता हूं बचपन श्रेणी के बाद में जो आता है वो कहीं ना कहीं आप ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाओगे। देखो, स्टार्टिंग में हम जब अवस्थाओं की बात करते हैं तो शैशवावस्था चली जाती है जन्म से 5 साल, बाल्यावस्था जो चली जाती है ये 5 से 6 साल चलती है, ये 5 से 6 से शुरू होकर ये चलती है 12-13 से तक, है ना। और किशोरावस्था चलती है ना वो 13 से 18 चलती है। तो यार बचपन श्रेणी की बात करें जो स्टार्टिंग एज होती है वो यहां तक होती है, लेकिन इसके बाद का समय पूछ रहा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। जब बचपन की बात करें तो आप ऑप्शन नंबर 2 लगाएंगे, जब श्रेणी के बाद की बात करें ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। वैसे अगर बचपन की बात करो तो बाल्यावस्था एज होती है हमारे हिसाब से, लेकिन मनोविज्ञान के हिसाब से नहीं होती, याद रखना। बहुत बढ़िया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, ऐसा होगा? नहीं ना। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना हो सकता है। छात्रों के अभिभावक को सूचित करना बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप ले रहे हो तनख्वाह, आप अभिभावक से मतलब नहीं रखेंगे, ठीक है, आपको ही करना है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं, गलत बात। सभी बच्चे समान हैं आपके लिए, सभी बच्चे समान हैं आपके लिए, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। सबसे उपयोगी यही है कि शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक अगर बना दिया तो सारे बच्चे एकदम से आपको सुनेंगे, तरीके से सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, मूल्यांकन का उद्देश्य आपको एवोल्यूशन करना है। जी हां, अगर हम चीजों को साल भर पढ़ाते हैं तो मेरा दायित्व तो बनता है कि हम चीजों को मूल्यांकित करें। हमें यह भी तो चेक करना है, यानी हम शिक्षक हैं तो हमें यह चेक करना है कि भाई हमने बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चों में त्रुटियां क्या हो रही है, फिर उसका समस्या का निदान करें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, ये उसके मैटर को रहेगा भाई। हमेशा पास और फेल, देखो हमने कहा हर क्वेश्चन को अगर 2 ऑप्शन सही जाते हैं तो हमें उपयुक्त सभी लेना पड़ता है। अब देखिए कैसे, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना। तो ये बताओ, अगर हमारे पास ऑप्शन 2 ये नीचे वाले हैं, ये अगर सही है तो हमें क्या ये तीसरा वाला नहीं लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम इनमें चुनाव कर नहीं पाएंगे। हमें ऑप्शन तो एक ही मारना है, तो ऑप्शन जब हमारे पास 2 सही होते हैं तो तीसरे को भी हमें लेना पड़ता है, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 20 तक स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। हर स्टेट, हर जो भी बहन है, जो भी भाई है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बढ़िया। लेकिन आज पूरे वीडियो में ये नहीं मैंने कहा कि लाइक कर देना, क्या भूल गए हो ना? बार बार लाइक करने के लिए बुलवाओगे मेरे भाई, वैसे भी फेफड़े फट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, अध्यापन के समय अध्यापक को, अध्यापन का मतलब होता है कि एक अध्यापक उस समय अपने को मतलब बच्चों को पढ़ा रहा है, वो अध्यापन है। निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु का हो सकता है, विद्यार्थियों की आयु का हो सकता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का। हाँ, यही हो जाएगा राइट आंसर। सिंपल सी बात है कि व्यक्तिगत विभिन्नता हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भांति भांति के तबके से आने वाले बच्चों को किस तरीके से समझना है, ... वर्तमान स्कीमा में कुछ ग्रहण करने का कार्य करता है। ये स्कीमा से 3-4 क्वेश्चन आते हैं। कहता है ये बताओ स्कीमा का प्रयोग किसने करा? तो आपका राइट आंसर होगा पियाजे ने किया। आत्मसातीकरण किसके सिद्धांत में है?
पियाजे के सिद्धांत में है ना। तो राइट आंसर अभी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। वर्तमान स्कीमा में कुछ ग्रहण करने का कार्य करता है, आत्मसातीकरण हो जाएगा। अगर आपने सिद्धांत नहीं देखा है पियाजे का, तो पियाजे वाई गुरुजी वर्ड डालिएगा, 10 मिनट के सिद्धांत को कंप्लीट कर लेना है। फिलहाल अभी क्वेश्चन करेगा फटाफट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग चरणों को, अभी मैंने ऊपर कहा था कि नैतिक विकास को किसने बांटा था, तो आपने कह दिया था फटाफट, कोहलबर्ग ने कह दिया था। ठीक है, हमने कहा 23 में, जल्दी से उठाइए क्वेश्चन को, अलग चरणों में बांटा है। बौद्धिक का मतलब है संज्ञान, संज्ञान का मतलब है संज्ञानात्मक, है ना, मेंटल स्तर के हिसाब से, बच्चों की आयु के हिसाब से बांटने वाले ये पियाजे साहब थे। ऑप्शन नंबर 2 जो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, 4 स्टेजेस में दिया था। पहला क्या था, पहला था आपका इंद्रियगामक अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा था मूर्त संक्रियात्मक और चौथा था अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाओं में बांटा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। स्किनर क्रिया प्रसूत के लिए जाने जाते हैं, पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, बौद्धिक विकास के लिए जाने जाते हैं, कोहलबर्ग नैतिक विकास के लिए जाने जाते हैं, एरिक्सन मनोसामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं, जिनके अंतर्गत मनोसामाजिक के अंतर्गत इन्होंने 7 चरणों की बात करी है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो क्वेश्चन पकड़ो तुरंत उसकी गर्दन इतना तोड़ो कि क्वेश्चन भी कहने लगे सर छोड़ दो अब, है ना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 24, जैसे कह रहा है 24, बहुत बढ़िया, मजा आ गया साहब। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? अधिगम का क्रिया प्रसूत, अधिगम का क्रिया प्रसूत 8 टाइप की थ्योरी दी थी। साहब थे अमेरिका के, क्रिया प्रसूत की बात करते थे तो कहते थे कि मैंने रैट पर, चूहे पर प्रयोग किया था, और इन्होंने ये कहा था कि क्या कहा था कि एक सिद्धांत आया क्रिया प्रसूत यानी अनुबंधन, अनुबंधन का भी प्रयोग किया और साथ में पुनर्वलन का भी प्रयोग किया। अनुबंधन के जनक पावलाव थे, लेकिन पुनर्वलन का यूज करने वाले स्किनर थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहां पर थ्योरी देने वाले थे स्किनर साहब, पावलाव पावलाव शास्त्रीय अनुबंधन के जनक जाने जाते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। कुत्ते पर प्रयोग करा था, ठीक है, बिल्ली इन्होंने किया था किस पर प्रयोग, स्किनर ने किया था आपके चूहे पर प्रयोग किया था, है ना, थॉर्नडाइक ने आपके बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो चारों चीजें आपको बता दी हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। एक और क्वेश्चन आता है, अनुबंधन के जनक किसे कहा जाता है? तो अनुबंधन यानी अनुबंधन का मतलब होता है, आप सभी जानते हो, जब क्रिया करता है किसी लक्ष्य की तरफ प्राणी तो उनके बीच बनने वाला जो सिस्टमेटिक तरीका संबंध है वो अनुबंधन कहलाता है। अनुबंधन का जनक अगर पूछे तो पावलाव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, फिलहाल आंसर दूसरा चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मानसिक स्वास्थ्य और डॉट डॉट में घनिष्ठ संबंध है। मानसिक स्वास्थ्य और डॉट डॉट में घनिष्ठ संबंध है तो भाई अभिवृत्ति बिल्कुल नहीं, क्या स्वीकार्यता, बचने या फिर समायोजन? तो ये राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस, बेहतरीन। 25 स्कोर पर आ चुके हैं, 25 स्कोर पर आ चुके हैं अपन लोग। 5 क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत अच्छे। लास्ट में आपके लिए एक स्कोर भी करना पड़ेगा, होमवर्क के लिए क्वेश्चन देंगे आपको। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा, अब हम 2 क्वेश्चन लेने वाले हैं, ध्यान दीजिए। 26-27 को हम ट्रिक से याद करेंगे। कथन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। अवधान का मतलब होता है रुकावट। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना, भाई एक ही वस्तु पर हो पाएगा? बिल्कुल सही कथन दिया है। ये किसने दिया है? डम्बिल ने दिया है, रॉस ने दिया है, मन का है, या फिर मैकडूगल साहब का है? तो राइट आंसर डम्बिल हो जाएगा। देखो, एक वस्तु पर अगर आप जो है फोकस करते हो, ठीक है, एक वस्तु पर अगर आप फोकस करते हो तो कहीं ना कहीं आप सही तरीके से ध्यान दे पाओगे। यानी अगर आपको बॉडी बिल्डिंग बनानी है तो अगर आप चेस्ट एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो चेस्ट एक्सरसाइज करने के लिए चेस्ट एक्सरसाइज चाहिए। तो भाई प्रयोग क्या करोगे? अब प्रयोग करोगे, डंबल का प्रयोग करोगे। तो याद रखना है कि एक ही वस्तु पर ध्यान देने के लिए सबसे पहले एक चीज आपको करनी पड़ेगी, बाद में 5-5 केजी के डंबल, 10-10 केजी के डंबल उठाओ, आराम से चेस्ट बढ़ाओ, आराम से क्या करो, आराम से आप क्या बढ़ाओ, कुछ भी बढ़ा लो यार, ये क्या बोलते हैं हाथ वाला, डोले सोले। तो राइट आंसर अभी डंबल चला जाएगा। एक क्वेश्चन और आपको हम याद करवा देते हैं, बहुत सिंपल सा। 27, किसने कहा कि अभिप्रेरणा जीवन का सर्वोत्तम राजमार्ग है? स्किनर, पियाजे, कोहलबर्ग, एरिक्सन। हमने आपसे कहा कि किसने कहा अभिप्रेरणा, मोटिवेशन की बात हो रही है साहब, अभिप्रेरणा जीवन का सर्वोत्तम राजमार्ग है। तो ये बताओ, जो अभिप्रेरणा होती है,
अभिप्रेरणा जो होती है ना, वो जीवन का सर्वोत्तम राजमार्ग है। राजमार्ग की बात कर रहा है सर, राजमार्ग। राजमार्ग पर चलता कौन है? राजमार्ग पर चलता कौन है ये बताओ? आदमी चलता है ना, आदमी चलता है ना, जानवर थोड़ी ना चलेंगे। आदमी के लिए राजमार्ग बनाया जाता है। तो ये बताओ, मार्ग आदमी के लिए बनाया जाता है। जीवन जीने के लिए एक आदमी जीवन अच्छी तरीके से जीता है, क्योंकि भाई भटकता भटकता उस राजमार्ग पे जाता है। चलो कुल मिला के ऐसे आप याद कर लो, ये राजमार्ग पर आदमी चलता है, ठीक है, राजमार्ग पर आदमी ही तो चलेगा। और भाई किसी को मोटिवेट दोगे तो वो अच्छी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आदमी चले जाएगा, यानी आदमी का मतलब है नर, नर ही तो चलेगा राजमार्ग पर। तो इसलिए अभिप्रेरणा जीवन का सर्वोत्तम राजमार्ग है। तो ऐसे आप ट्रिक से थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अधिगम निर्योग्यता का कारण हो सकता है। अधिगम निर्योग्यता, योग्यता की बात नहीं कर रहा, निर्योग्यता की बात कर रहा है। सांस्कृतिक विभिन्नता, ये आपका नहीं होगा। शिक्षक की अभिक्षमता, शिक्षक की बात भी नहीं होगी। साथियों द्वारा प्रदर्शित उदासीनता, ये बहुत अच्छा आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, यही आपका रीजन होगा। बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर सही किया है। लास्ट के 2 क्वेश्चंस की बात होगी सर। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। विशेष रूप से जरूरतमंद है बच्चे, उनकी शिक्षा का प्रबंध कैसे होना चाहिए? दूसरे सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। हमने कहा था कि हर बच्चे को समान रूप से देखना है। जितना बच्चा अकेले में पढ़ेगा उससे कई गुना ज्यादा समूह में सीख लेगा। तो मुझे यह बताओ कि विशेष रूप से जरूरत बच्चों के लिए क्या विशेष की जरूरत होगी? नहीं, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही आपको रखना है, चाहे जैसा क्वेश्चन हो, आपको बच्चे को समान रूप से बैठाना है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धिमान युवा बच्चे का संकेत नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वह बच्चा जो एक अमूर्त ढंग से सोचता है, वह बच्चा जो अब आपके एक नए माहौल में समायोजित कर सकता है, वह बच्चा जिसमें लंबे निकट रटने की क्षमता है। हमने कहा था ऐसा कोई, पहले चौथा पढ़ लेते हैं, वह बच्चा जिसमें धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता है। तो ये भी सही है, लेकिन हमने ये कहा था कि संकेत बुद्धिमान एक बच्चा वो नहीं हो सकता जो किताबों को रट्टा मारे। किताबों को रटना नहीं है, सूत्रों को याद नहीं करना, व्याख्या नहीं करनी, सुलेख नहीं करनी, ऐसे वर्ड निगेटिव होते हैं, ये सभी आपको नहीं लेने होते हैं। नहीं के लिए हमें नहीं निगेटिव आंसर छाटना पड़ता है। निबंध रटना एक बहुत निगेटिव आंसर है, बहुत ही खराब आंसर है, बहुत ही ज्यादा खराब आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें